लैब 4 आपकी क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स पे था, और आपने उसकी छोटी छोटी चीज़ें, ये मेंबर्स वगैरह देखे थे ब्रीफली, ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं हुआ। और क्लास के ऑब्जेक्ट कैसा बनती है, उसके बाद फिर हमने ये देखा कि एक क्लास की क्लास डायग्राम कैसे बनती है, और क्या क्या पार्ट्स को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, और फिर अगर वो क्लास डायग्राम आपके सामने हो तो उसको कोड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, कौन से पार्ट को कहाँ पे रखते हैं। फिर हमने एक डेटाबेस, ये वाली आपने ज़रूर देखी होगी पिछली वीडियो में जो लोड हुई है, ठीक है, उसमें पूरा डिटेल के साथ आपकी क्लास को एक्सप्लेन किया गया है। ये सब ने देखी है ये वाली क्लास, ये क्लास की वीडियो देखी है सबने? देखो भाई, वो ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ से जिसने देख लिया है वो सर पहली वाली देख ली, अभी दो रहती हैं। जी हाँ, इससे ये होगा कि आपका जो प्रोजेक्ट का वो फ्लो होगा वो काफ़ी कवर हो जाएगा, क्योंकि प्रोजेक्ट के फ्लो के अंदर ज़रूरी है कि डेटाबेस से आपकी कनेक्टिविटी हो। तो आप उसके अंदर लाजमी उसको देखिएगा ताकि वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ग्रेजुअली मैंने बताया है, ख़ास तौर पे जो हमारी सेकंड वीडियो थी कोर्स की, उसको मैंने अपलोड किया है। ओके, इसके सर अलावा मैंने भी। वैसे हम्म, सर हम्म, मैंने जो है ना हम्म, एसक्यूएल की चीज़ें डाली हुई है मैंने ना अभी। ठीक है, एसक्यूएल मैंने कौन? एमएस एक्सेस की चीज़ें डाली मैंने सर। ठीक है। क्योंकि मेरा जो वही वही जो प्रॉब्लम आ रहा था ना, वो बार बार करना पड़ा था, वो बार बार करना पड़ रहा था। क्या बार बार तो करना जो पड़ा? सर आप बता रहे थे ना एक्सटेंशन वाला, वो एक्सटेंशन? एक्सटेंशन जाके चेंज करो, एक्सटेंशन जाके चेंज, मेरा वो इशू आ रहा था ना सर, याद है आपको? एक्सटेंशन तो एक ही दफ़ा चेंज होगा ना, एक एक दफ़ा नहीं सर, फाइल जब आपकी जब क्रिएट हो जाए जब और भी डेटा कनेक्शन। डेटाबेस तो दोबारा बनानी पड़ेगी ना सर, जब भी कोई प्रोजेक्ट का भी काम करूंगा या नहीं, कोई भी एक चीज़ ही काम कर रहा हूँ तो एक प्रोजेक्ट टेबल हो या अटैच। एक टास्क हो, उसके लिए एक ही दफ़ा डेटाबेस बनेगी ना। अगर मॉडिफाई करनी है उसको मॉडिफाई कर लो, मसला क्या। चलो कोई मसला नहीं है, एक्सेस लो लेवल का है, एसक्यूएल अभी सर्वर एक्सेस करते हो तो अच्छी नहीं बात सर, है। अभी एक्सेस एक्सेस की जो वीडियोस आपने भेजी हुई है ना ग्रुप में, वही देख लेते हैं ठीक है, इंशाल्लाह ताला। तो एक देखो, बार हो जाए सही से तो फिर। एक्सेस एसक्यूएल करने से एक्सेस आसान से आ जाएगा। एसक्यूएल एक बड़ी चीज़ है, एसक्यूएल सर्वर जो है वो एक बड़ी चीज़ है, मैनेजमेंट टूल मैनेजमेंट है, और सिक्योरिटी भी ज़्यादा है। एक्सेस आपकी ये आपकी जो कोर्स की लैब की जो कंटेंट की फॉर्मेलिटी है वो उससे पूरी हो जाएगी। अगर आप अपने प्रोजेक्ट में एक्सेस भी रखते हो तो आपका प्रोजेक्ट जो है वो नहीं किया जाएगा, रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। हाँ, ये है कि ऊप के कॉन्सेप्ट उसमें होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, मेथड में यहाँ से मेथड्स की डिटेल आ गई हैं। लैब 5 के अंदर मेथड के क्लास के मेंबर, इसके मेंबर, अब क्लास मेंबर स्टार्ट हो गए। तो जिस तरह से हमने कहा था कि क्लास के कुछ मेंबर्स होते हैं, तो उसमें प्रॉपर्टीज़ हो गई, उसमें आपके कंस्ट्रक्टर हो गए, और उसमें मेथड्स हो गए, ठीक है। इस तरह की आपको प्रॉपर्टी, अभी यहाँ पर जो लैब मैनुअल का आपका फ्लो है उसमें लैब 5 में मेथड्स बताए गए हैं, लैब 6 में मेरे ख्याल में फिर इसी मेथड की स्पेशल टाइप जो कि कंस्ट्रक्टर है वो यूज़ की जाएगी, और थर्ड लेवल पे प्रॉपर्टीज़ होंगी, उसको डिफ़ाइन किया जाएगा। फिर मेरे ख्याल में मॉडिफाइज वगैरह भी उसमें जिक्र किए जाएंगे आगे वाली लैब के अंदर। तो 4 या 5 लैब का पूरा बंच है जिसके अंदर क्लास ऑब्जेक्ट के ऊपर चल रही होगी, ठीक है। अच्छा, क्लास के मेंबर में मेथड्स एक अलग से उन्होंने टॉपिक बनाया है, और इसमें हम क्लास के मेंबर को एक मेंबर में मेथड्स क्यों बनाते हैं वो थोड़ी डिस्क्रिप्शंस यहाँ पे लिखी हुई है। थ्योरी में भी आप, थ्योरी क्लास में भी आप डेप में पढ़ लोगे। यहाँ पर सिर्फ ये चीज़ें देख लें जो आपके कोड से मुताल्लिक़ है कि मेथड क्यों बनाते हैं हम लोग। पहली बात है कि वो कोड जो मेथड में लिख दिया गया, ज़रा गौर से सुनिएगा, वो कोड जो मेथड में लिख दिया गया, मेथड के कॉल करने से वो कोड पूरा पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। पहला, उसको कहते हैं कोड की रीयूजेबिलिटी। कोड को रीयूज़ कर रहे हैं, एक मरतबा मेथड लिख दिया आपने लूप चलाने का, टेबल प्रिंट करवाने का, तो अगर बिलफर्ज उस वो मेथड जो टेबल प्रिंट करवा रहा है, वो मेथड जो कि आपकी इंसर्ट की कमांड को रन कर रहा है, डेटाबेस में इंसर्ट कर रहा है, वो मेथड जो आपकी OLDB कनेक्शन की से डेटा को गेट कर उसके डेटा रीडर या डेटा एडेप्टर से डेटा को फैच करके ला रहा है, वो एक मरतबा आपने डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। उस एक मरतबा के डिक्लेयर करने से आप सिर्फ उसमें क्यूरी डालोगे, और वो सारा 5-6 लाइन वाला कोड दोबारा से जो है ना लिखने की ज़रूरत नहीं है, वही फंक्शन आप कॉल करें। तो फंक्शन बनाने का मकसद ही यही है, सिर्फ फंक्शन की बात हो रही है अभी, कि हम उस कोड को बार बार एक पार्ट ऑफ आपका कोड का एक ब्लॉक बन जाएगा, उस ब्लॉक को आप बार बार यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। डुप्लीकेशन कोड से बच जाएंगे। अगर आपने वही कोड हर जगह लिखना है जैसे मैंने पहले बताया था,
कि कनेक्शन ओपन किया, कनेक्शन क्लोज किया, फिर कनेक्शन ओपन किया, 4 फॉर्म के अंदर आपको कनेक्शन ओपन कनेक्शन क्लोज करना है। तो चारों मरतबा आप वो कोड लिखेंगे तो वो कोड आपके प्रोजेक्ट में डुप्लीकेट हो जाएगा। ये प्रोजेक्ट में आपसे सवाल भी हो सकता है, और वैसे प्रोफेशनल लाइफ के अंदर आप जो इन सॉफ्टवेयर वगैरह के अंदर काम चलता है तो उसमें यही चलता है कि ये कोड दोबारा क्यों लिखा आपने। जब एक आपने कोड का मतलब है कि इसकी लेंथ बढ़ा दी, ठीक है, एक दफ़ा अगर मुझे कहीं उस कोड में लॉजिक में कहीं अगर वो कोड एक जगह से 10 जगह पे लिखा हुआ है वही कोड सेम टू सेम, तो अगर मुझे लॉजिक चेंज करनी पड़ी तो बताइए एक जगह चेंज करना पड़ेगा, दसों जगह चेंज करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स वो कोड एक ही कोड की लॉजिक 10 जगह मैंने इंप्लीमेंट की है, तो अगर एक में चेंज आता है, एक में चेंज करना चाहता हूँ, तो उसका मतलब है सब जगह चेंज करूँगा। और अगर मैंने एक ही जगह वो फंक्शन लिख दिया, एक ही जगह और वो फंक्शन मैंने 10 जगह पे कॉल कर लिया, तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि आपको अगर चेंज करना पड़ा तो एक ही जगह चेंज करने का नौबत आएगी, 10 जगह पर आपका टाइम सेव हो जाएगा 10 जगह चेंज करने का। तो डुप्लीकेट कोड से भी बचना है, और फिर आपका स्ट्रक्चर बड़ा बेटर हो जाता है, यानी दिखने में लगता है कि यार ये बड़ा स्ट्रक्चर इसका एक फ़्लो है, ठीक है। मोर रीडेबल, और कोड भी बड़ा रीडेबल हो जाता है। रीडेबल से मुराद ये है कि आप आज कोड किया, आपने आज कोड किया, आज का जो टास्क है वो इम्प्लीमेंट किया। अगर मैं आज के टास्क करने के 2 घंटे बाद भी आपसे सवाल करूँ, एक एग्ज्यूम कर लेते हैं, तो अगर वो सवाल का जवाब आप प्रॉपरली दे दोगे, क्योंकि आपने 3-4 घंटे में वो असाइनमेंट या जो एक्टिविटी है उस पर मेहनत की, आपकी हर लाइन आपको पता है कि क्या कर रही है। लेकिन यही आपका कोड अगर मैं 6 महीने बाद पूछूंगा, आपको अपना कोड का फ्लो समझ में नहीं आएगा, उस पर भी थोड़ा टाइम लगेगा। तो अगर वो फंक्शन और स्ट्रक्चर के हिसाब से बना हुआ होगा, कोड बड़ा साफ सुथरा होगा, फिर कमेंट्स भी लिखे हुए होंगे, तो आपका यह है रीडेबल के कोड के लिए आसानी होगा। तो फंक्शन बनाने से भी आपका क्या कोड हो जाता है, रीडेबल हो जाता है, ठीक है। 1000 लाइन का कोड है, उसके अंदर बहुत सारे फीचर्स काम कर रहे हैं, उसमें मैं उसको फंक्शन बना के करूँ तो ईजी हो जाएगा, ठीक है। डिक्लेयर मेथड, मेथड की डिक्लेरेशन। सर एक सवाल है। जी बोलिए। सर मैं कह रहा था कि अगर जो जो भी हम मेथड बनाते हैं, हम्म, अभी हम थ्योरी में पढ़ रहे थे सर, मेरे दो सवाल ये हैं कि हम्म, मेन के अंदर जो स्टैटिक वर्ड मेन हमारे सबसे ऊपर होता है, मेन की जो क्लास होती है सर, मैंने एक अगर बाहर वाली क्लास में मेथड बनाया हुआ है, मैं एट्रीब्यूट्स तो कॉल कर सकता हूँ मेन की क्लास में, लेकिन मैं अपना मेथड या फंक्शन कॉल नहीं कर सकता वहाँ पे। मैं अपना मेथड और फंक्शन, कौन सा फंक्शन? उस क्लास का जो भी मैंने बनाया हुआ है, एक दो क्लासेस हैं, एक मेन की अपनी क्लास है, हम्म, क्लास प्रोग्राम, हम्म, और एक क्लास है जो मैंने बनाई हुई है पर्सन की। ठीक है। जैसे कि मैं आपको लास्ट वाला अब कोड दिखा देता हूँ। ये आपकी मेन की क्लास है जिसमें आपने अपनी क्लास का मेथड कॉल किया हुआ होगा। ये उसकी प्रॉपर्टीज कॉल कर लो या मेथड कॉल कर लो, एक ही बात है, ठीक? कोई कोई यस, ना कोई मेंबर कॉल कर लिया। तो ये मेन के मेथड में आपने अपनी क्लास का एक मेंबर कॉल किया है, जबकि आप कह रहे हैं कि मैं मैं फंक्शन नहीं कॉल कर पा रहा था सर, मेथड जो मैंने बनाया था, शायद मैं सिंटेक्स की गलती कर रहा था। मुझे अ, समझ नहीं आया कि वो मेरा मेथड को एट्रीब्यूट्स जो थे वो कॉल हो रहे थे, जैसे उसके जितने भी मेंबर्स थे ना, डेटा मेंबर्स, वो कॉल हो रहे थे, हाइट नेम वगैरह, लेकिन जो फंक्शन मैंने बनाया था वो कॉल नहीं हो रहा था, वो सिर्फ उसके वही कॉल हो रहा था उसकी क्लास में। हाँ, तो आपने स्टार्ट में पब्लिक लिखा था? यहाँ पे नहीं, फंक्शन जो या डिक्लेयर उस किया था, क्लास के? डिक्लेयर करते वक्त वो फंक्शन जो आप यस किसी सर, और क्लास से, पब्लिक किया था, नहीं तो फिर पब्लिक तो किया नहीं था होना सर चाहिए, मैंने। मुझे फिर लास्ट आखिर में दिखाना, एक्सेस होना चाहिए लाजमी। स्टैटिक क्लास का, अगर स्टैटिक क्लास है जैसे कि ये प्रोग्राम और मेन का सर फंक्शन। एक और सवाल भी था, हम्म, एक सवाल ये था सर, ऊपर आइएगा जी, ये मैं उसमें अभी। हूँ, 4 में हूँ। यस सर, 5 में थे ना, पिछली लैब में मेथड्स कह दिखा रहे रहा थे। हूँ। ओके, ठीक ओके है। सर। जी, मेथड में आ गए। जी सर, मैं अभी जहन से निकल गया सवाल, मैं नोट कर दूंगा, सॉरी सर, आप बताएं। ठीक है। हम अभी बात कर रहे हैं कि मेथड क्यों इस्तेमाल किया जाता है, तो तीन किस्म की आपके पास स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्यों बेहतर हो जाता है, क्योंकि वो कोड रीडेबल हो जाता है बार, अगर कई दिनों बाद या फिर उसकी लॉजिक किसी और का कोड समझने आए, तो फंक्शन में अगर कोड किया जाए तो पता होगा भाई ये फंक्शन ये नाम है और ये काम करता है, ठीक है। इसी तरह से मैंने यहाँ पर डुप्लीकेट का कोड की बताई, और यहाँ पर आपके पास कोड की रीयूजेबिलिटी बताई। रीयूजेबिलिटी एक पूरा एक पैटर्न है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का, ठीक है। आपको डिज़ाइन पैटर्न और कोड पैटर्न के हिसाब से बहुत सारे पैटर्न्स मिलेंगे, उसमें से ये बहुत मशहूर और बहुत ज़्यादा कि आप अपने कोड को रीयूज़ कर सकें, ठीक है, अपने ही काम को कहीं और इस्तेमाल कर सकें। उसके लिए आपको ज़रूरी है कि एक
क्लास बनाया जाए, उसके अंदर मेथड्स बनाया जाए, तो मेथड्स बार बार कॉल हो जाता है। अच्छा, आगे एग्जाम्पल देखिएगा, ये तो बहुत सिंपल सिंपल एग्जाम्पल है, हम इससे कुछ कर चुके हैं इससे ऊपर भी। तो यहाँ पर एक मेथड स्टैटिक का बनाया गया, ठीक है। और ये स्टैटिक का मेथड आप किस में बनाएंगे, स्टैटिक क्लास पे बनाएंगे। और उमूमी तौर पर यहाँ पर हमारा जो कंसोल एप्लीकेशन होती है, वो मेन जो मेथड होता है वो स्टैटिक मेथड होता है। और स्टैटिक स्टैटिक जो है वो स्टैटिक मेथड का मतलब है कि ये एक मेंबर है एक क्लास का। तो जब मेंबर स्टैटिक है तो उसकी क्लास भी स्टैटिक होती है उमूमी तौर पर, ठीक है। जैसे आपको कहीं से भी आए, स्टार्ट में देखते हैं, देखिए मेन का फंक्शन स्टैटिक होगा, और ये फ्रॉम क्लास जो है वो सारे मेंबर्स के स्टैटिक होंगे। जब इसके अंदर कोई फंक्शन कॉल किया जाएगा या उसको कॉल कहीं और से किया जाएगा, तो ये स्टैटिक, ये फंक्शन, ये कॉल क्लास का मेंबर जो कि एक मेथड है, ये स्टैटिक मेथड है, ये स्टैटिक मेंबर है। और ये मेंबर जो है किसी और क्लास में ऑब्जेक्ट क्रिएट कराने से ज़रूरत नहीं पड़ती। स्टैटिक और पब्लिक के बारे में तो पता होगा आपको, डिक्लेयर कर दिया होगा। उसको एक आध मिसाल देखकर हम देख लेंगे। देखिएगा यहाँ पर एक क्लास थी प्रोग्राम की, उसमें मेन का एक मेथड था, वो भी स्टैटिक था। और एक और हमने मेथड बनाया, वो भी स्टैटिक है, ठीक है। तो स्टैटिक मेथड में स्टैटिक मेथड को कॉल किया, तो प्रिंट कहाँ गया, प्रिंट लोगो, ये इन्वोक किया गया और वो डिक्लेयर किया गया। ये क्या मसला है इसमें, इसमें ये नेम चेंज है, ठीक है। ये प्रिंट लोगो है, ये प्रिंट नेम है। इसको प्रिंट लोगो की जगह ये दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर इसको डिक्लेयर किया गया और यहाँ पर इन्वोक किया गया, सही है। तो जैसे हम वेरिएबल की बात करते हैं, वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हैं, और वेरिएबल की वैल्यू को हम यूज़ करते हैं। इसी तरह से हमारे पास फंक्शन भी डिक्लेयर होता है, ये इसकी डिक्लेरेशन बॉडी है। और जब डिक्लेरेशन बॉडी हो गई, इसको हम देख लेंगे इसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। जब ये डिक्लेयर हो गया, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इन्वोक, मतलब हम इसको कॉल कर सकते हैं। ये यहाँ पर इन्वोक हो गया। अब ये कहीं पर भी लिखा हुआ है, ये मेन से ऊपर लिखा हुआ है या मेन के नीचे लिखा हुआ है, ये इन्वोक फिर भी कर जाएगा। सी शार्प कहता है कि मुझे अगर पहले डिक्लेयर कर लो या बाद में डिक्लेयर कर लो, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, बस मेथड को कॉल होना चाहिए। और मेथड के डिक्लेरेशन के वक़्त और कॉलिंग के वक़्त कैसे पहचानोगे कि मेथड की डिक्लेरेशन में कर्ली ब्रैकेट ओपन और कर्ली ब्रैकेट क्लोज का ब्लॉक होता है, ठीक है। और इसकी राउंड ब्रैकेट के बाद कोई सेमीकोलन नहीं होता। और ये डिक्लेयर होता है, तो ये पूरी आपको बताना पड़ता है कि भाई डेटा टाइप क्या है इसकी, स्टैटिक है या फिर ये स्टैटिक नहीं है, नॉन स्टैटिक है, पब्लिक है, ये सब चीज़ आपको बतानी पड़ेगी, ठीक है। और जब ये कॉल होगा, इन्वोक होगा, तो उस फंक्शन का नाम लिखा जाएगा, उसके पैरामीटर हैं तो पैरामीटर की बॉडी में लिखा जाएगा, आर्गुमेंट दिया जाएगा, अगर नहीं है तो ऐसे खाली छोड़ दिया जाएगा, आखिर में सेमीकोलन लगाया जाएगा। सी शार्प कहता है कि आखिर में सेमीकोलन लगाना ये इसकी इन्वोकिंग है यानी कॉलिंग है, ठीक है। यहाँ ये डिक्लेयर किया गया, यहाँ इन्वोक किया गया। जब आपका कंपाइलर यहाँ पे रीड करेगा तो इस लाइन के बाद इस लाइन पे आएगा, फिर इस लाइन के बाद डायरेक्ट इस लाइन पे नहीं चली आएगा, ये इस लाइन के ऊपर जम मारेगा। और अगर ये पैरामीटर होंगे तो पैरामीटर को असाइन वो करेगा, वैल्यू असाइन कर लेगा, और इसको यहाँ पर बॉडी में जो भी स्टेटमेंट्स होंगी, उन स्टेटमेंट को, एक्सप्रेशन को क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, और बाहर आने के बाद फिर यहीं से कंटिन्यू करेगा, ठीक है। 5.2 के अंदर क्या बताया गया है, डिक्लेरेशन एंड इन्वोकेशन। इन्वोकेशन से मुराद वही है, आप क्या कर रहे हैं, उसको इन्वोक कर रहे हैं, पहले डिक्लेयर करेंगे और उसको फिर यूज़ करेंगे। डिक्लेयर एक दफ़ा हो सकता है, लेकिन इन्वोक कितनी दफ़ा हो सकता है, जी भाई, कई दफ़ा हो सकता है, ठीक है। डिक्लेरेशन पार्ट एक दफ़ा होगा, लेकिन कॉलिंग पार्ट कई दफ़ा हो सकता है। मैं इस फंक्शन को कई जगहों से कॉल कर सकता हूँ, और एक ही जगह से दो दो तीन तीन मरतबा मैं कॉल कर सकता हूँ। वो हर दफ़ा क्या करेगा, कॉल होगा और उसकी बॉडी को रीड करेगा, और जो काम इसने बॉडी में किया है उसको एग्जीक्यूट करके दोबारा से अपनी जगह पे आ जाएगा, ठीक है। इसको सही कर लेना, प्रिंट नेम और प्रिंट लोगो ये दोनों एक ही सेम होना चाहिए। अच्छा, यहाँ तक तो हमारे पास एक ऐसा मेथड है जो कि स्टैटिक है, ठीक है। और
सेकंड क्या है इसके सर अंदर? स्टैटिक करने से क्या होता है सर? अ, अभी हम इसको आगे चलते हैं, मेंबर्स की और भी टाइप्स आएंगी। स्टैटिक करने से ये होगा कि जब हम इसका, पिछली क्लास में हमने क्या किया था, एक क्लास बनाई थी और उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाया था, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद फिर हमें उसके मेंबर को एक्सेस किया था, ऐसी था, डॉट लगा के। ओके सर। यहाँ पर ओके जब सर। स्टैटिक होगा, स्टैटिक का मतलब है कि ये विदाउट ऑब्जेक्ट के मेंबर को कॉल किया जा सकता है। इसके ओके। कॉल करने पे इसकी क्लास, जिस क्लास में भी ये क्रिएट हुआ हुआ है, उस क्लास के मेंबर का ऑब्जेक्ट, उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना ज़रूरी नहीं, यानी जरूरी बनना नहीं। चाहिए नहीं है। ज़रूरी नहीं का मतलब ये है कि बनेगा ही नहीं विदाउट ऑब्जेक्ट क्रिएट के, यानी स्टैटिक लेवल की जितनी भी प्रॉपर्टी है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता। तो ये हमारा बिजनेस होती, ये हमारे बिजनेस की इंफॉर्मेशन हम जब इसको कोड करते हैं, ये हमें ये हमारे जहन में होती है कि इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनना चाहिए या नहीं चाहिए। अगर इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनना चाहिए तो हम उसको स्टैटिक नहीं करते, और अगर हम चाहते हैं कि इस क्लास का ऑब्जेक्ट बने, ठीक है, या सॉरी ड्राइवर्स बोल दिया मैंने, अगर स्टैटिक नहीं करना चाहते, यानी हम उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाना चाहते, तो फिर हम स्टैटिक मेंबर करेंगे, स्टैटिक का कीवर्ड लिखेंगे। और अगर हम उस क्लास ओके। का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं किसी और क्लास में, और फिर उसके बाद फिर मेंबर इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो फिर हम स्टैटिक का तो कीवर्ड नहीं लिखेंगे। तो ये हम बात समझ में आ लिखेंगे गई? नहीं। इसको जी मज़ीद सर। कोड कर लेंगे। ये देखिएगा, आपके पास ये प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के हर मेंबर स्टैटिक होगा, ठीक है। अब ये स्टैटिक मेंबर को, इस स्टैटिक, ये स्टैटिक है क्योंकि जैसे ही प्रोग्राम चलेगा ये इसको एग्जीक्यूट करेगा, और जैसे ही एग्जीक्यूट हो जाएगा ये यहाँ पर स्टैटिक से, स्टैटिक का फंक्शन यहाँ पर आया, इसमें ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत, क्योंकि एक ही क्लास है। जब एक ही क्लास के मेंबर्स हैं तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना या क्लास का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट से कॉल कर सकते हैं। देखिएगा ये डायरेक्ट से कॉल हो गया, ठीक है। और यहाँ पर इसने 101 से इनपुट लिया और 101 पे प्लस करवाया, तो क्या आउटपुट आया? 101 और ये 2, तो 103 आ गया। 103 को इसने प्रिंट करवा दिया, तो ये वाली स्टेटमेंट 103 प्रिंट करेगी। ये कॉल जाएगी और फिर 2, 102 से प्लस करेगा 2, कितना आ जाएगा? 104। 05। स्टेटमेंट 103 और 104 प्रिंट करेगी और फिर रुक जाएगी। तो देखा आपने, ये वाला कोड रीयूजेबल हो गया, बार बार डुप्लीकेट से बच गया, ठीक है। एक सेकेंड में, 2 मिनट में आया।